ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। टुडे इज योर लास्ट क्लास। आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम कक्षा है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बीच एमसीक्यू में आप लोग काफ़ी पारंगत हो गए हैं और मुख्य परीक्षा के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी आप बहुत कुछ लिख ले रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि मेरा ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है, जैसे जैसे बाकी सेगमेंट चलेगा उसमें मैं आपको अब मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर बहुत केयरफुल रहूंगा, जो कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट लूंगा उसमें प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। एक्चुअली इन साउंड यू हैव टू बी क्लियर, इज द साउंड क्लियर? तो अब उसमें प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन बहुत एनालिटिकल, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तुम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री चुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को लोग सिग्निफिकेंस नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो विश्व इतिहास से पूरे सामान्य अध्ययन का दरवाजा है वहीं से खुलता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर वैसे भी अगर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री ना भी रहता तो भी बच्चा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करता तो ओवरऑल जनरल स्टडीज उसका मजबूत हो जाता। इन दोनों का सिलेबस में भी है और पार्ट है, तो अब उसको हम लोग चुनेंगे। तो आप लोगों को उसमें मैं आपको क्वेश्चन राइटिंग कराने का लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स नहीं होता है और प्रीलिम्स में आप लोग पारंगत हो चुके हो, इसलिए आज मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन लाया नहीं, क्योंकि इस एरिया से वैसे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से प्रायः नहीं पूछते हैं। वो तो आपकी मेमोराइज करवाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन फॉर्म करके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से देता रहा। तो आज आते हैं हम भारत की विदेश नीति पर, लेकिन मैं केवल भारत की विदेश नीति पर नहीं आऊंगा, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं। अब देखिए, मैं यहां आपको रिमाइंड करता हूं। मैं आपको रिमाइंड ये करता हूं कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं वो केवल कि विदेश नीति या आर्थिक नीति अलग अलग नहीं कर रहे। माय स्टूडेंट्स, आज चूंकि मेरा लास्ट क्लास है तो मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैं अपना एक पूरा स्कीम आपको फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने जो आपको पढ़ाया है वो अलग तरीके से पढ़ाया है। उसमें आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है। मतलब जैसे टॉपिक टू टॉपिक जो बुक रीडिंग आप करते हो, वह बुक रीडिंग वाला फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्या है, बुक रीडिंग है मतलब जो चैप्टर टू चैप्टर अलग अलग बांट के डिवाइडेड करके पढ़ते हो, तो उसमें फिर पढ़ना है भूलना है, पढ़ना है भूलना है, वो मजा नहीं। हमने इसको एक तरह से, मेरी कोशिश रही है कि आपको मैं इंफॉर्मेशन से ओपिनियन पर लाऊं। तो मैं स्टूडेंट पहले, आज चूंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्लास है, तो पहले आप एश्योर करिए कि आप में से कितने लोग, जो प्लीज आप इन्फॉर्म करिएगा मिस्टर अंकुर, टेक रिएक्शन फ्रॉम देम। आप लोगों की सोच सूचना से ओपिनियन की तरफ कुछ भी मुड़ पाई कि नहीं? आपने इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को समझा कि नहीं? 18वीं सदी का इतिहास, उसका 2 पार्ट, उपनिवेशवाद उसका 3 सब पार्ट, फिर राष्ट्रवाद उसके अनेक पार्ट, फिर स्वतंत्रोत्तर भारत में आपका टॉपिक है स्वतंत्रता के उपरांत भारत में हमारा मुख्य मुद्दा क्या है पता है? राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण के ये अवयव है, राष्ट्र निर्माण के 6 अवयव है। एक तो आपको भारत का विभाजन है, वो ये चुनौती है। उसके बाद ये जितने भी है वो राष्ट्र निर्माण के 6 अवयव हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आप लोगों का विचार इंफॉर्मेशन से कुछ हद तक भी ओपिनियन की तरफ मुड़ा है या नहीं? प्लीज आप अपना रिएक्शन बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा बस चले तो मैं सोशल साइंस में पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ने का तरीका बदल दूं। मैं कहूं कि पुराना तरीका भूल जाओ, वह छलिया तरीका है। उसमें आप फैक्ट्स पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे। फैक्ट्स भी आपको इस तरीके में ज़्यादा याद रहेगा। जैसे आप एक बार स्ट्रक्चर अगर आपका बन जाता है तो उसके बाद सेकेंड राउंड में मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि फैक्ट्स को बढ़ा लेना। अब आप फैक्ट्स को बढ़ा सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री में भी, क्योंकि लेकिन जहां भी आप अगर इंफॉर्मेशन को चुनना, इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के अंदर रखना जहां जो है। जैसे अगर तुमको जनजातीय आंदोलन से अगर कुछ इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लेना है, तो जनजातीय आंदोलन वाला जो तुम्हारा राष्ट्रवाद का कॉलम है, उसमें जहां तुम्हारा आद्य राष्ट्रवादी विद्रोह है, प्रतिरोध में जनजातीय आंदोलन, वहां पर रखना उसको। और किसान आंदोलन में कोई एक्स्ट्रा डेटा रखना हो तो आप वहां किसान वाले पर रखना। और अगर आपको समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के संगठन के बारे में फैक्ट्स बनाना हो तो वहीं पर ब्लॉक बना के जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है उसी के साथ नीचे में
जो आपका 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसको आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हो, वहां रखना। कोई तुमको संप्रदायवाद पर हो तो देखो किस डेकेड में है, वहां पर उस सूचना को डालना। इस स्ट्रक्चर को आप लोग कभी मत भूलना। तो अब मैं कहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में जैसे बहुत सारे अवयव थे, एक सम्यक अर्थव्यवस्था चाहिए थी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए थी, उसी तरह राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा अवयव था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमारी जगह कहाँ हो। क्योंकि हम एक एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे, इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन टू गेट इंडिपेंडेंस, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरे एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसके बाद एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राष्ट्र भारत था, स्वतंत्र होने वाला देश। और भारत 1947 में आजाद हुआ, तो 1948 में श्रीलंका, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। 1948 में ही जैसे 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 1948 में आपको बर्मा आजाद हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे सिंगापुर आजाद हुआ, मलाया आजाद हुआ। तो एक सीरीज ऑफ देश आजाद होते चले गए, लेकिन सबसे पहले भारत आजाद हुआ। तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान कहां रखें, और हमारे लिए कोई पहला प्रयोग नहीं था। दो तीन बातें थी। एक तो हमारी विदेश नीति की एक ब्रिटिश लेगेसी चली आ रही थी। जैसे अगर हमारे दादाजी की विरासत हमें मिल रही है, अगर वह विरासत गलत भी मिल रही है, तो हम पूरी तरह उससे आजाद नहीं हो सकते। तो ब्रिटिश ने जो विदेश नीति में विरासत बनाई थी, उससे हम पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। तो चलिए पहले हम देखते हैं विदेश नीति में कहां। उसके बाद दूसरी चीज है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य हमने एक साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। तो साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण भी हमारी विदेश नीति को संचालित करने में भूमिका निभा रही थी। तो चलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं विदेश नीति में। जस्ट 1 मिनट। अब देखिए, अब यहां पर आप देखते हो कि ब्रिटिश विदेश नीति का डायग्राम बना हुआ है। मतलब ब्रिटिश मॉडल की विशेषता, ब्रिटिश मॉडल की विशेषता से आशय यह है कि ब्रिटिश ने जो विदेश नीति भारत जो आरंभ किया, उसकी विशेषता की थी। तो उसने एक बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई। अब चलो ये बफर क्षेत्र की अवधारणा क्या है। देखो इंडिया का मैप नहीं दिया है, कितना गलत किया है ये। हाँ देखो, ये बफर क्षेत्र की अवधारणा क्या है, मैं आपको बताता हूं। रिव्यू मैप्स, उफ, जस्ट 1 मिनट। देखो मैं स्टूडेंट्स, बफर क्षेत्र की अवधारणा इसको देखिए। मैप पर तो आपका पूरा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करिए। देखिए ये इंडिया है, इंडिया है तो मतलब भारत की सुरक्षा, चूंकि जब ब्रिटिश ने जब खो दिया, जब ब्रिटिश ने जब अमेरिका को खो दिया, तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती आभूषण बन गया, और भारत की सुरक्षा ब्रिटिश विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण एक क्षेत्र बन गया, भारत की सुरक्षा। उस क्रम में अगर आप गौर करके देखोगे, तो वो बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई का मतलब यह है कि पहले भारत को हमें बचाना है और सेव करना है। तो इसी क्रम में तुम देखोगे कि इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, हालांकि नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा ढक रहा है, मैं आपको दूसरा मैप यहां पर लाना चाहूंगा कि जैसे आप अगर इधर देखोगे तो इस तरफ आपको अफगानिस्तान दिखेगा, और अफगानिस्तान के बगल में ईरान दिखेगा, और अफगानिस्तान के उत्तर में देखोगे तो रसिया दिखेगा। तो भारत का जो बफर क्षेत्र की अवधारणा थी, तो बफर क्षेत्र का मतलब होता है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब है कि जो दो राष्ट्र है, उस दो राष्ट्र के बीच एक, मतलब जो जैसे दो देश के बीच एक क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को बनाना कि अगर कोई एक क्षेत्र हम पर हमला करे तो हम
अपने क्षेत्र को सुरक्षा दे सके। आप लोग अफगानिस्तान के मैप को देख लेना, नेट पर भी मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। वैसे मेरे मैटर में तो मैंने भिजवाया ही। तो आप अगर देखोगे तो कोई अगर मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई अगर बाहरी शक्ति हमला करे तो बीच में मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में वो पहले आवरण का काम करे, तब हमारे क्षेत्र तक वो आ सके। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लाया। तो उसमें दो तरह के बफर बनाए, एक एक्सटर्नल माने बाह्य घेरा, माने दो तरह के बनाए, रिंग के अवधान, दो तरह की रिंग बनाई, एक बाह्य रिंग, दूसरा आंतरिक रिंग। तो बाह्य रिंग था बाहर, उत्तर में अगर तुम देखोगे तो बाह्य रिंग के रूप में ब्रिटिश ने डेवलप किया अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत। ईरान पर तो उसका नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसने अफगानिस्तान को, जैसे आपको मैंने मैटर में दिया है, अब देखिएगा यहां पर आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको बता दूं, इसको आपको दिया है कि भारत में अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश के द्वारा पहली बार बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई गई। बफर वह क्षेत्र था जो ब्रिटिश साम्राज्य उसके प्रतिद्वंदी साम्राज्य के मध्य उपस्थित होता था। ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के इर्द गिर्द दो घेरे निर्मित किए थे, यथा बाह्य घेरा आउटर रिंग और आंतरिक घेरा इनर रिंग। पश्चिम से पूरब की ओर आते हुए बाह्य घेरा था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान था। रूस के विरुद्ध बफर क्षेत्र, जैसे उत्तर पश्चिम में तुम देखोगे जो ईरान और अफगानिस्तान को बनाया हुआ था, तो रूस के अगेंस्ट में वो बफर क्षेत्र था। ये जैसे अफगानिस्तान था और ईरान था, तो रसिया उधर से एक्सपेंड करता तो उस दोनों वो बफर क्षेत्र के रूप में काम करते। और फिर इधर उसने बनाया हुआ था तिब्बत को बफर क्षेत्र बनाया हुआ था। तो जो तिब्बत को बफर क्षेत्र बनाने का कॉन्सेप्ट था ये वाला, अब तो तिब्बत आपको दिखेगा नहीं, चाइना उसको जीत चुका है, नहीं तो तिब्बत इस तरह से बफर क्षेत्र के रूप में था। तो तिब्बत चीन के अगेंस्ट में भी था कि चीन के विस्तार को भी रोकने के लिए, हालांकि चीन तो उसमें कमजोर देश था, बहुत ताकतवर नहीं था, मुख्य रूप से रूस के विस्तार को रोकने के लिए। अब कहोगे रूस उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान के माध्यम से भी आना चाहता था और पूरब से वो तिब्बत के माध्यम से भी आना चाहता था, और चाइना में तो ऑलरेडी वो शक्तियां घुसी हुई थी। चाइना को तो उसमें, चाइना तो एशिया का मरीज था और वो नारा दे रहे थे चीनी खरबूजे को काटो। तो ये आउटर घेरा था। और इनर घेरा जो था, वो इनर घेरा मैं आपको बताता हूं, आपको यहाँ मैटर में आपको मिल गया है या आपको मैंने भिजवा दिया है, दे दिया है। इसमें आपको है कि जबकि आंतरिक घेरे में नेपाल, भूटान, सिक्किम और बर्मा शामिल थे, जो कि चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र का कार्य करते थे। ये जो इनर घेरा है उसको मानचित्र पर देखोगे तो ये सारे घेरे आपको पूरब में मिलेंगे। अब देखिए उस घेरे में आप देखिएगा नेपाल है, ये एक इनर घेरा है, भूटान है, ये इनर घेरा है, बीच में सिक्किम है, ये इनर घेरा है, और ये बर्मा है, ये इनर घेरा है, ये चारों। तो उसमें देखो कैसे कैसे ब्रिटिश ने पॉलिसी अपनाई। मैंने पूरे 19वीं सेंचुरी में तुम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो अफगानिस्तान है वो, उसके लिए ग्रेट गेम सिद्धांत आता है। ग्रेट गेम का मतलब है कि ब्रिटिश के बीच और रशियंस के बीच अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पूरी शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा। अब रूस क्यों अफगानिस्तान में आना चाहता था उसकी वजह बताता हूं। रूस के पास पहले एक पूरब में एक हॉट स्ट्रीम था। हॉट स्ट्रीम का मतलब गर्म पानी वाला निकास। तो उसमें सालों भर उसके नौका चल सकते थे, जहाज चल सकते थे। तो उसको पहले उसने अमेरिका के हाथों बेच दिया था, अलास्का के पास था। अब उसके पास जो एक ब्लैक सी से, काला सागर से खुलता था समुद्र में, तो उसमें दो समस्या थी। एक तो साल भर बर्फ से ढका, मतलब 6 महीने बर्फ से ढका हुआ है, तो उसमें जो नेविगेशन था, नौ परिवहन था, उसमें कठिनाई होती थी। और इधर उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उसके दिमाग में यही होता था कि अफगानिस्तान पर हम नियंत्रण स्थापित करके और अफगानिस्तान के रास्ते हम अरब सागर में उतर जाए तो हॉट स्ट्रीम में उतर जाएंगे। और ब्रिटिश को लगता था कि अगर यह शैतान अरब सागर में उतर गया तब तो हमारे लिए जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत खतरे में पड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि पूरी 19वीं सदी से बल्कि अर्ली 20वीं सदी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक रसिया और ब्रिटेन के बीच एकदम 36 के आंकड़े रहे और बहुत शत्रुता रही। माने यही आप समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस और ब्रिटेन साथ मिलकर जर्मनी से लड़ा, यह आश्चर्य की बात है। तरीका यह होना चाहिए था कि रसिया ब्रिटेन अलग अलग होना चाहिए था। दोनों ने क्रीमिया का युद्ध भी लड़ा है, लेकिन खैर चलिए अंत में फिर दोनों में सुलह सफाया हुआ 1907 के बाद। वो मैं विश्व इतिहास से बताऊंगा।
तो ये दिस इज द केस हियर, यू नो। तो उन्होंने पहले अफगानिस्तान में जब वो घुसने लगे तो अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, आपको याद है कि ऑकलैंड ने पहला अफगान वॉर लड़ा, वहां से ऑकलैंड पीट कर वापस आ गया था, आपको पता है। तो फिर दूसरा अफगान वॉर फिर एक बार लिटन लड़ा। जैसे हुआ क्या कि अफगानिस्तान में जब ऑकलैंड की सेना जब पीट कर आ गई थी, आपको याद है मैंने बताया था आपको 1839 से 41 के बीच, तो फिर ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनी नीति परिवर्तित कर ली थी। और उसी में अब एक आ गया था एक उसमें गवर्नर जनरल आया था, तो वो गवर्नर जनरल ने उसमें पॉलिसी को मॉडिफाई कर लिया था, और पॉलिसी को मॉडिफाई करके उसने एक हेनरी लॉरेंस, द गवर्नर जनरल का नाम हेनरी लॉरेंस, उसने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की थी। उस नई पॉलिसी का नाम दिया था जो एक नई पॉलिसी की शुरुआत की थी, उस नई पॉलिसी का उसने नाम दिया था द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब होता है महान अकर्मण्यता की नीति, कि हमको अफगानिस्तान में एक्टिव हस्तक्षेप, सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना है, जो भी अफगानिस्तान का शासक बनेगा हमको मान्यता दे देनी है, यही उस पॉलिसी का मतलब था। लेकिन फिर जब लिट्टन आया तो थोड़ा वो हार्डलाइनर भी था, उसने देखा कि भाई रसिया लोग तो बहुत ज़्यादा प्रसार कर रहे हैं, अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा तो मैं लूज कर जाऊँगा। तो डर गया, और उसने डरने के बाद उसने एक काम किया, उसने कहा कि चलिए हमें इसमें एक्टिव रोल प्ले करना है। और उसने फिर एक बार फिर ब्रिटिश सेना भेज दी अफगानिस्तान। ये घटना है 1878-79 की, लेकिन वो पराजित हो गया, फिर बुरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। तब अब ब्रिटेन बिल्कुल ही हताश हो गया। ब्रिटेन को लगा कि देखिए ऐसा है कि अब तो बड़ी मुश्किलें आ जाएगी हमें, क्योंकि अब तो हम अफगानिस्तान में बार बार जाते हैं तो पिट जाते हैं। एक काम करते हैं, अफगानिस्तान से अपनी सीमा ही निर्धारित कर लेते हैं। तो उसने अफगानिस्तान से सीमा निर्धारित कर ली, और उस सीमा का नाम रख दिया डूरंड लाइन। तो यहाँ से अफगानिस्तान से जाता है, डूरंड लाइन खींच दिया। अब डूरंड लाइन से अपने लोगों को कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान की सीमा बन गई है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान की सीमा बन गई। तो डूरंड लाइन खींच दिया। अफगानिस्तान उस डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने पख्तून क्षेत्र को लेकर ब्रिटिश ने अफगानिस्तान का कहना होता है कि ब्रिटिश ने बहुत गलत तरीके से रेखा खींची। और आज जो आप देख उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसको पाकिस्तान का कहते हो, जिसको खैबर पख्तूनवाला कहते हो, जिसको आज प्रांत, उसको अफगानिस्तान मानता है कि हमारा काट के रखा गया है, वो हमारा होना चाहिए। उसका कहना है कि हमारा अफगानिस्तान का पार्ट, वहाँ अफगान जनसंख्या भी है, मतलब पख्तून, तो वो उसका मानता है। तो इस तरह से तुम देखोगे, लेकिन वो हमारा हेडेक नहीं, पाकिस्तान का हेडेक है। और पाकिस्तान अगर तालिबानी को या किसी ऐसी सरकार को सपोर्ट करता है, तो उसकी मित्र सरकार हो अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि कोई अगर दूसरी सरकार, अगर निष्पक्ष सरकार आ जाती है तो सीधे कहती है कि डूरंड लाइन को आप रिवाइज करिए फिर। लेकिन खैर पाकिस्तान का हेडेक है, अपने लोगों का, उससे कोई लेना देना अब रहा नहीं। इधर ये हुआ। अब उसके बाद ब्रिटिश ने ईनर पूरब की तरफ आए, तो ईनर में उसने नेपाल से, तुम देखो, एक ही वॉर लड़ा। फर्स्ट वो तो आपको याद होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, एंग्लो नेपाल वॉर। और उसके बाद सुगौली की संधि हुई, तो भूभाग भी भारत ने लिया। और सुगौली की संधि में भारत ने नेपाल पर एक और बंदिश की, कहा कि भाई आप, ऐसा है कि आप, नेपाल को उसने कहा कि आप सिक्किम और भूटान, क्योंकि पहले भूटान और सिक्किम पर नेपाल ने अपनी संप्रभुता का दावा किया हुआ था, उन्हें सुजेरेंटी का। तो उसने कहा कि नेपाल को कि भाई आप सिक्किम और भूटान पर से दावा वापस ले लो। तो नेपाल को सिक्किम और भूटान पर से दावा वापस लेना पड़ा। तो ब्रिटिश ने भूटान के साथ भी संधि कर ली, और उसको अपने, मतलब एक तरह से अपने, उसके विदेश नीति को अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद उसने नेपाल से भी संधि कर ली। तो इस प्रकार से उसने ब्रिटिश ने, सॉरी, उससे सिक्किम से, और सिक्किम को एक अधीनस्थ राज्य बना लिया। मतलब था स्वतंत्र, लेकिन स्वायत्त था, लेकिन उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में उसने ले लिया। इस तरह से उसने इन राज्यों पर नियंत्रण किया। अब वहां दिक्कत उसको हो रही थी तिब्बत को लेकर, क्योंकि उधर चीन ने, क्या हुआ कि चीन में 1912 में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ।
तो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वहाँ, उसको डॉक्टर सन्यास सेन थे, विश्व इतिहास में देखोगे तो वहाँ पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद तब 1912 में वहाँ पर जो राजतंत्र था मंचू वंश, उसका पतन हो गया और चीन में गणतंत्र की घोषणा हुई। तो चीन में जो उथल पुथल शुरू हुआ, उसी का फायदा उठाकर तिब्बत ने 1912 में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया चीन से। पहले तिब्बत पर चीन की संप्रभुता थी, लेकिन आंतरिक रूप में तिब्बत स्वतंत्र था, आंतरिक रूप में, लेकिन उस पर चीन की संप्रभुता थी, जिसको इसने तिब्बत ने एक झटके से उस संप्रभुता से अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। तो जब ये उथल पुथल चल रहा था तो ब्रिटिश को लगा कि पता नहीं तिब्बत ने स्वतंत्रता की घोषणा के कल को चीन तिब्बत पर हमला करे और फिर धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी घुस जाए, यानी हमारा बॉर्डर को इनक्रोच करे। तो उसने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हमारे और तिब्बत के बीच एक सीमा का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। तो ब्रिटिश 1914 में शिमला में एक बैठक भी बुलाई और उसने तिब्बत के साथ वार्ता करके ब्रिटिश ने एक लाइन खींची, जिसको तुम कहते हो मैकमोहन, जिसको कहते हो मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन खींची। तो जो मैकमोहन लाइन खींची, ये मैकमोहन लाइन तिब्बत और भारत के बीच है, चीन को इससे कोई लेना देना नहीं। मैकमोहन लाइन भारत और इसके बीच है, उसको चीन को इस मैकमोहन लाइन से कोई लेना देना नहीं था उस समय। हालांकि तिब्बत और भारत ने इस पर समझौता किया और हस्ताक्षर किया, मतलब ब्रिटिश ने, लेकिन जब चाइना ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ब्रिटिश ने चाइना को भी कहा आप मान्यता दे दिए, चाइना कहा हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, गलत है। तो चीन ने शुरू से ही कहा था कि हम इस पर मान्यता नहीं देंगे। तो वहां समस्या वहीं पर आ गई और चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया। विवाद चीन ने बाद में खड़ा किया, उस समय विवाद नहीं खड़ा किया, केवल उसने हस्ताक्षर नहीं किया। इस तरह से तुमने देखा कि ब्रिटिश का क्या था कि ब्रिटिश की नौसेना तो बहुत मजबूत थी और ब्रिटिश एशिया का जो भी वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था तो भारत को ही आधार बनाकर लड़ता था। और आप देखोगे तो फारस की खाड़ी में एक जगह है अदेन, तो फारस की खाड़ी में एक जगह अदेन है, उस अदेन में, और एक आप अफ्रीका के कोस्ट पर देखोगे एक जगह है जंजीबार। उन दोनों जगहों पर उसने मतलब अपनी सैनिक अड्डे बनाए थे। और दोनों जो सैनिक अड्डे बनाए थे, वो सैनिक अड्डे भारत के खजाने से वो खर्च जाता था। और ब्रिटिश ने नौसेना बना रखी थी। वो ईरान में तुम देखोगे एक फारस की खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी में ओरमुज से लेकर, ब्रिटिश का फारस की खाड़ी में ओरमुज से लेकर और पूरब में अगर तुम देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का तक ब्रिटिश की का वर्चस्व था। अब यही वर्चस्व भारत को मिलना था। अब देखिए इसी में मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं आपको ये ब्रिटिश मॉडल की विशेषता तुमने देख ली। अब हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति पर चर्चा करें। अब देखो, ब्रिटिश ने तो अपनी विदेश नीति को आक्रामक और वर्चस्व वाली विदेश नीति रखी थी, लेकिन हमने स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही एक साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन जो आज भी आप दिल्ली में देखिए तो जितने भी विश्व के महत्वपूर्ण नेता हैं उनके नाम पर एक सड़क है। तो हमने एक नेशनल मूवमेंट के क्रम में ही हमने एक एंटी इंपीरियलिस्टिक और प्रो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज से संबंधित नीति की घोषणा की थी। और बाकी उपनिवेशों के साथ हम लोगों ने एक सहभागिता निभाने की बात की थी, उनके साथ हमने अच्छे संबंध बनाने की बात की थी। और उसी क्रम में गुटनिरपेक्षता की बात भी हमने स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही कर ली थी। और मैं आपको यह भी बताऊं कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य यह तय किया था कि हमारा किसी भी तीसरे देश को अगर साम्राज्यवादी शक्ति दबा रही होगी तो हमें मानवता के पक्ष में और हमें तृतीय विश्व के पक्ष में आवाज उठाना है। आप कहोगे तृतीय विश्व कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश, उनको प्रथम, जैसे शीत युद्ध शुरू हो गया तो शीत युद्ध में जो पश्चिम के पूंजीवादी देश है उसको प्रथम विश्व कहा गया। और फिर सोवियत रूस की स्थापना हुई और सोवियत रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान पूर्वी यूरोप पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश थे, वह दूसरा विश्व कहा गया।
और एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनको तृतीय विश्व कहा गया। तो भारत भी उसमें तृतीय विश्व नहीं है। हाँ, तो अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति एक लंबे अंतराल के विकास का परिणाम है। इसका आधार स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही निर्मित हो गया था तथा भारत ने एक साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टि विकसित कर ली थी। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विदेश नीति में भारत की एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान थी, अतः स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति ग्रहण की। भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत नस्लवाद निशस्त्रीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और भारत निशस्त्रीकरण को विश्व शांति की कुंजी मानता था। अब देखिए पड़ोसियों के साथ संबंध है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। इतना लंबा तो मैं आपको, आप इसमें पढ़ लेना, उसमें मैं नहीं, मैं इसका जो मुख्य बातें हैं विदेश नीति का वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। देखिए पहली बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नेहरू की विदेश नीति को प्रायः विफल घोषित किया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में कितना काम किया था, आई हैव टू शेयर माई स्टूडेंट्स विथ यू। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं ताकि आप विदेश नीति के विभिन्न नुआंसेस को समझो, इसमें उनकी कितनी गलती है और वास्तविक सच्चाई क्या है। देखिए एक्चुअली जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने तो 1927 में ब्रुसेल्स संगठन का नेतृत्व कर चुके थे और स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही भारत ने अपनी विदेश नीति की आधारशिला रख ली थी। 1946 में ही संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी नव स्वतंत्र देश से यह अपेक्षा की जाएगी, उसे पूछा जाएगा कि आप इस गुट या उस गुट का, सैनिक गुट का सदस्य बनना चाहे। चूंकि शीत युद्ध हो चुका था तो विश्व 2 सैनिक गुटों में बढ़ चुका था। भारत अपना पक्ष स्पष्ट करता है कि भारत गुट निरपेक्ष रहे। एक तरह से गुट निरपेक्षता की नीति की घोषणा तो हमने उसी समय कर ली थी। अब हमने आपको बताना है कि लेकिन नेहरू के बारे में एक बहुत अच्छे फॉरेन एक्सपर्ट हैं, एस.डी. मुनी उनका नाम है, जेएनयू बैकग्राउंड के रहे हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन कहा है, डेमोक्रेटिक कर्जन। और मतलब एक बार 2002 या 3 में, बहुत पहले, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन क्यों कहा जाता है। देखो डेमोक्रेटिक कर्जन इसलिए कहा गया था कि लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर, भारत की सीमा को लेकर वो बड़ा संवेदनशील रहा था। तो भारत की सीमा को लेकर वो बड़ा संवेदनशील रहा था, उसके लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे नेहरू भी अपनी सीमा के प्रति बड़े संवेदनशील थे और अपने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील थे, लेकिन ये बात दूसरी है कि कर्जन से उनकी स्थिति अलग हो गई थी। एक तो कर्जन का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, उनका दृष्टिकोण तो प्रजातांत्रिक था, और उत्तर पश्चिम की सुरक्षा भी टूट चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। तो हमारी जो सुरक्षा पंक्ति थी, वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा, वो टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए संवेदनशीलता दिखाई। अब मैं तुमको उदाहरण एक एक बताता हूं। जैसे देखिए, आप 3 देशों की मैं चर्चा करता हूं पूरब में, नेपाल, भूटान और सिक्किम। आपको आश्चर्य होगा कि नेपाल और भूटान और सिक्किम से, जब जैसे अब ब्रिटिश आजाद हुए तो नेपाल, भूटान, सिक्किम का ब्रिटेन से संबंध हो तो अपना आजाद हो गया। तो नेपाल, भूटान और सिक्किम से नेहरू उन्हीं शर्तों पर उसके साथ समझौता करना चाहे जिन शर्तों पर ब्रिटिश ने किया था। मतलब जिन शर्तों पर ब्रिटिश ने समझौता किया था, लगभग उन्हीं शर्तों पर। जैसे नेपाल से जो 1950 में संधि की, उसमें एक तरह से नेपाल पर संधि करने के बाद नेपाल के बहुत सारी चीजों को उन्होंने भारत के निरीक्षण में ले लिया। आज तक नेपाल भारत पर दबाव डालता है कि 1950 की संधि को रिवाइज करो। और 1950 में उन्होंने जो भूटान से संधि की, तो भूटान की विदेश नीति और भूटान का
कि बहुत सारे, जैसे भूटान का विदेश नीति तो अभी भी भारत के निरीक्षण में है। जैसे भूटान अगर किसी देश से राजनयिक संबंध स्थापित करेगा तो उसको भारत से अनुमोदन लेना पड़ता है। चाइना ने कई बार कोशिश की थी, हालांकि अब तो चाइना भूटान में मतभेद हो गया है तो इसलिए समस्या नहीं है, लेकिन चाइना ने जैसे अब तो डोकलाम के बाद, तो डोकलाम में तो भूटान के साथ चाइना खड़ा हुआ, सॉरी भारत खड़ा हुआ, तो अब भूटान तो भारत के पक्ष में, बीच में भूटान थोड़ा सा उधर झुक रहा था, लेकिन चाइना, भारत की अनुमति नहीं मिली राजनयिक संबंध का तो नहीं ले पाया। तो नेक्स्ट वन, और सिक्किम तो आप भारत का हिस्सा है लेकिन एक तरफ से स्वतंत्र था, तो सिक्किम के बाह्य नियंत्रण तो भारत का हो ही गया था और आंतरिक नीति में भी भारत का नियंत्रण था। तो 1949 में उन्होंने सिक्किम के साथ संधि की थी। तो ये इस तरह से उन्होंने 1949 से 50 तक तीनों देश से उन्हीं आधार पर संधि की थी। एक बार जो नेपाल में एक क्राइसिस हुई थी, उसको जितना उन्होंने इंटेलिजेंटली डील किया था वो आपको दिखाएगा कि भाई कितना इंटेलिजेंट उनका इस मामले में बिहेवियर हुआ। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि उस समय नेपाल का शासक था त्रिभुवन। तो नेपाल का शासक त्रिभुवन था और उसका प्रधानमंत्री था, वो राणा परिवार होता था, उसको राणा कहा जाता था। तो राणा धीरे धीरे, ये घटना 1953 की बता रहा हूं, त्रिभुवन को एक तरह से राणा ही वास्तविक शासक बन बैठा और त्रिभुवन को एक तरह से सारी शक्तियां छीन ली और त्रिभुवन को इतना दबाया कि वहां से जान बचाकर वो हिंदुस्तान भागा है। और राणा मिला हुआ था अमेरिका और ब्रिटेन से। उस समय क्या था कि चाइना भारत के मित्र मंडली में था, क्योंकि चाइना और भारत के बीच अच्छे संबंध थे। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय जब उसने त्रिभुवन को, नेहरू ने अपने यहां पहले शरण दी और फिर उधर राणा ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सांठगांठ किया हुआ था और अमेरिका और ब्रिटेन के बहकावे में आकर उसने एक ज्ञानेंद्र 9 वर्ष के बालक को राजा घोषित कर दिया। तो नेहरू ने तुरंत उसी समय एक्शन लिया और राणा को कहा कि आप त्रिभुवन को वापस लीजिए। अच्छा, ब्रिटेन अमेरिका दोनों मान्यता देने वाला था उस नए राजा को, जिसका नाम था ज्ञानेंद्र, जो बाद में बना भी है, फिर वही वीरेंद्र का छोटा भाई था, किंग वीरेंद्र का। तो नेहरू ने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया। सबसे पहले राणा को कहा कि आप त्रिभुवन को वापस लीजिए, तो राणा क्यों भारत की बातों पर लेता, वो नहीं लेने के लिए तैयार हुआ। तो राणा की सारी प्रॉपर्टी, जो मतलब पुश्त दर पुश्त की कमाई थी, वो इंडिया में, वो एक तरह से इंडिया के रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदा हुआ था, इंडिया के बैंक में उसके बहुत सारे सीक्रेट मनी थे। तो नेहरू ने कहा कि अगर आप त्रिभुवन को वापस नहीं लेते तो 5 मिनट में जितना भी प्रॉपर्टी इंडिया में हम सब आपका सीज कर लें। तो राणा की तो हालत खराब हो गई, राणा को त्रिभुवन को वापस लेना पड़ा और त्रिभुवन को यहाँ सम्मान फिर गए और हाँ स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने कहा ब्रिटेन को कि देखिए, अगर आपने मान्यता दी इस नए बालक को नए राजा के रूप में, तो अगले सप्ताह जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बैठक होने वाली, कॉमनवेल्थ में पुराने उपनिवेश जो थे उसके साथ मिलकर एक मित्र मंडली ब्रिटेन ने बनाया था, कॉमनवेल्थ का नाम सुना होगा। तो अगले मंथ जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बैठक होने वाली है उसके इंडिया बहिष्कार करेगा। जान लीजिए क्या होगा, मतलब इसका मतलब कि बाकी देश भी बहिष्कार कर देंगे। तो ब्रिटेन भी घबरा गया, उसने भी मान्यता नहीं दी। उसमें 100% उनको सफलता मिली। अब देखो, प्राय उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है। मैं आपको बताऊं कि गुटनिरपेक्षता, तो एक नीति के रूप में जो गुटनिरपेक्षता है, उसका कहना है कि देखो, गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं था। गुटनिरपेक्षता का मतलब तुम कह सकते हो कि वह पृथकता नहीं था। गुटनिरपेक्षता का अर्थ निष्पक्षता नहीं था या इनएक्शन नहीं था, मतलब कार्यहीनता। गुटनिरपेक्षता का मतलब था दोनों महाशक्तियों से संबंध रखते हुए भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अब देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं इससे इतर हट के कि गुटनिरपेक्षता की नीति ब्रिटिश का कितना बड़ा नेहरू का कितना एम्बिशियस, कितना महत्वाकांक्षी प्लान था, उसका अनुमान करो। भारत एक ऐसा देश जिसकी 60% जनसंख्या भी गरीबी रेखा से नीचे है और जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, जो मैं कल भी आपको PL 480 वाली बात बताया हूं, वह भारत की महत्वाकांक्षा देखो। उनको लगता था कि दुनिया को अमेरिका और रसिया ने मिलकर, 2 महाशक्तियों ने मिलकर बांट रखा है 2 गुटों में।
अगर हम इस गुट या उस गुट का पिछलग्गू बनेंगे तो हमको बहुत सारी समस्याएं आएगी। हमको बहुत सारा धन सैनिक तैयारी में खर्च कर देना होगा। गुट निरपेक्षता सॉरी मतलब इस गुट और उस सैनिक गुट के बनेंगे तो हमें भी अपना डिफेंस के बजाय, विकास के बजाय उस सारा धन सैनिक तैयारी में खर्च कर देना होगा। हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हम व्यावहारिक रूप में परतंत्र हो जाएंगे महाशक्ति के अधीन। उनकी जो योजना थी इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी, उन्होंने सोचा कि भारत और चीन के दोस्ती पर, तो चीन ने मिस कैलकुलेशन कर दिया उनके साथ। अगर चीन ने मिस कैलकुलेशन नहीं किया होता तो उनकी विदेश नीति बड़ी महत्वाकांक्षी थी और अपने आप में बड़ी सफल हो जाती। मैंने यही समझी कि रामचंद्र गुहा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के साथ एक समस्या यह हुई कि वे प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत लंबे समय तक, मतलब एक तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे वो। अब तो मोदी जी हो जाएंगे, लेकिन उस समय हो जाएंगे भविष्य में, लेकिन वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, आप कह सकते हो। तो वो उनका कहना था कि जैसे 1964 में उनका डेथ हुआ, 14 वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तो अगर उनका डेथ 1958 में हो गया होता तो वो गांधी से थोड़ा ही नीचे होते पूरी दुनिया के नेताओं। मतलब इतना वेल रिप्यूटेड और वेल क्वालिफाइड पर्सन थे और विदेश नीति की तो महारत हासिल थी। यही समझिए कि तृतीय विश्व पर इतनी पकड़ थी उनको, 1950 में कोरिया संकट से लेकर 1956 के सुएज नहर संकट तक हर जगह उनका दबदबा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने एक तरह से नेतृत्व किया और वो एक तरह से पश्चिमी शक्तियां उनको इंटरलोक्यूटर के रूप में इस्तेमाल कर, इंटरलोक्यूटर के रूप में देखते हैं कि कोई तृतीय विश्व के साथ कोई अगर चाइना कोई गलती करता, माओ सेतुंग कोई गलती करता, कोई तीसरा देश, तो कहता कि पंडित नेहरू से बात करिए, पंडित नेहरू इसका रास्ता निकालेंगे। ये इज्जत थी उनकी चाइनीज वॉर से पहले। और उनकी महत्वाकांक्षी योजना यह थी कि चूंकि चीन भी उपनिवेश रहा था, आपको मैं विश्व इतिहास में बताऊंगा, चीन तो इतना लूटा गया है, चीनी खरबूजे को काटो, कि उनको लगा कि भारत और चीन की एकता के आधार पर एक तृतीय विश्व का रिसर्जेंस होगा, तृतीय विश्व का रिसर्जेंस होगा, एक बार फिर तृतीय विश्व का पुनरुत्थान होगा। ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी। और सारे एशियो अफ्रीकन कंट्री जो है वो मिलकर भारत और चाइना के साथ, हम ना अमेरिका को आने देंगे एशिया में, ना रशिया को आने देंगे, मतलब हम एक तीसरी शक्ति बने रहेंगे। कहीं ना कहीं मन में उनका ये साध थी, लेकिन चाइना के मिसकैलकुलेशन के कारण वो साध टूट गई। अब तुमको हम चाइनीज प्रॉब्लम बताते हैं, तुम लोगों को बहुत जिज्ञासा होगी कि चाइनीज वॉर कैसे हुआ। मैं मैप देखता हूं, कहीं अक्साई चीन का अगर इलाका हमें दिख गया तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाए। जस्ट 1 मिनट। कुछ हद तक चलिए, कुछ लद्दाख तो कम से कम दिख गया और अरुणाचल इसमें नहीं दिखा है। जैसे देखिए, एक्चुअली मतलब जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत की आजादी के बाद आप यही जान लीजिए कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और चीन की स्थिति दूसरी थी। चीन के पास क्या था कि चीन एक गृह युद्ध लड़ा था। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका लीडर था माओ सेतुंग। वो एक तरह से 50 लाख, मतलब एक तरह से उस समझे तो आप, उसने एक पीएलए मतलब एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बनाई थी और उसके सहायता से वहाँ की सरकार जो थी चियांग काई शेक की सरकार थी। तो चियांग काई शेक की सरकार के अगेंस्ट में उसने एक फाइट किया था। एक गृह युद्ध हुआ 1945-1949 के
बीच, और 1949 में गृह युद्ध जीतकर तब उसने चीनी गणतंत्र की स्थापना की थी। तो चाइना भी बहुत सफर रहा था, तो कहीं ना कहीं नेहरू का प्रो चाइनी में चाइना के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक रुख था। और माओ सेतुंग जिस समय वहां का चाइना का प्रेसिडेंट बना, तो उसने भी यही उनको रुख दिखाया कि चाइना भारत का बहुत निकट है। और चाओ एन लाई प्राइम मिनिस्टर था, वो भी बहुत मैनिपुलेटिव था। नेहरू इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखिए, अगर नेहरू को धोखा हुआ तो वहां पर किसी को भी धोखा हो सकता था जो उनका बिहेवियर। नेहरू से एक ही गलती हुई कि उस चाइना का जब जेस्चर्स, जब चाइना की एक्टिविटी जब शक के दायरे में आने लगी, तो उनको शक करना चाहिए था, उस शक नहीं कर रहे थे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, क्या हुआ कि 1949 में चाइना आजाद हुआ। तो आजाद हुआ, वल्लभ भाई पटेल उस समय जीवित ही थे, और कम्युनिस्ट सरकार थी, तो थोड़ा सा कम्युनिस्ट, जहां भी कम्युनिस्ट सरकार थी उसका थोड़ा एग्रेसिव रुख था। उसने पहले क्या किया चाइना ने, कि चाइना ने 1950 में तिब्बत को जीत लिया, तिब्बत में घुस गया, तिब्बत को जीत लिया। तो तिब्बत को जीत लिया तो सिक्योरिटी की चिंता, चूंकि देखिए तिब्बत और मतलब चीन के बीच जो ब्रिटिश ने तिब्बत को बफर रीजन बनाकर रखा था, बफर रीजन बना के रखा था चाइना और भारत के बीच, वो बफर रीजन समाप्त हो गया। और तिब्बत को जीतने का मतलब है कि चाइना पहुंच गया मैकमोहन रेखा पर और बन गया हमारा पड़ोसी। समस्या वहां से। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल जीवित थे। वल्लभ भाई पटेल का डेथ 1950 में हुआ है। तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा इनको कि पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, ये बहुत चिंता का विषय है कि चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री इस तरह से आ गया है, और ये भारत के लिए एक भावी खतरे का सूचक है, भारत को इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ पटेल साहब, मैं भी बहुत इस बात से चिंतित, मैं भी इस बात से कुछ चिंतित हूँ। अगले सप्ताह इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। और अगले सप्ताह ही पटेल का डेथ हो गया। तो पटेल जैसा एक एडवाइजर जो जिनका थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच था वो रहे नहीं, और चाइना में उन्होंने के.एम. पन्नीकर को भारत का राजदूत बनाया हुआ था। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर उस समय कृष्णन मेनन थे। कृष्णन मेनन एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि की उसमें कुछ कमी थी, और उसका सोच साम्यवादी था, मतलब समाजवादी था। तो सोच समाजवादी होने के कारण कृष्णन मेनन चाइना के प्रति एक एक्चुअल इम्पैथी रखता था, एक्चुअल उसके साथ वो जुड़ाव महसूस करता था। तो कृष्णन मेनन भी कहीं ना कहीं एक तरह से ब्लाइंड था इन सिचुएशन से। अगर आप गौर करके देखें तो कृष्णन मेनन भी ब्लाइंड था। और कृष्णन मेनन जब उसने जीता तिब्बत को, तो कृष्णन मेनन ने नेहरू को विश्वास दिला दिया कि देखिए चाइना हमारे लिए आक्रामक नहीं हो सकता, ये आक्रामक जो है वो खतरा हमारे लिए वो नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना हम पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। क्योंकि देखो, अच्छा, और नेहरू ने एक दो, उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू निश्चिंत हो गए, और नेहरू इस बात को जस्टिफाई करने लगे कि हाँ तिब्बत भारत तो वैसे भी चाइना का हिस्सा रहा था, बीच में साम्राज्यवादी शक्तियों ने उसको चाइना से अलग कर लिया था। अगर चाइना ने फिर दोबारा तिब्बत को अगर ले लिया है, कि हम लोगों के लिए चिंता का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं। लेकिन जो चीन है, वो चीन इसलिए जब 1925 में जब तिब्बत को जीत लिया, तो चीन का जेस्चर्स भारत के प्रति थोड़ा सा भारत को मनाने और रिझाने की भी कोशिश करने लगा। 1954 में चाओ एन लाई ने भारत की यात्रा की, और भारत और चीन ने मिलकर पंचशील की घोषणा की। तो पंचशील की घोषणा में एक टेक्निकल मिस्टेक नेहरू ने यह किया कि उन्होंने तिब्बत पर चाइनीज विजय को मान्यता दी थी, जबकि चीन कश्मीर पर, भारत का जो नियंत्रण कश्मीर पर था उस पर चीन ने मान्यता नहीं दी थी। उसको साइलेंट था, ना विरोध में बोल रहा था ना सपोर्ट में बोल रहा था, लेकिन इन्होंने मान्यता दी, जस्टिफाई कर लिया तिब्बत वाले मुद्दे पर। तो ये एक बहुत, मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक थोड़ा सा फेलियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1956 में हुआ बांडुंग सम्मेलन, 1955 में हुआ बांडुंग सम्मेलन। 1955 में तो बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। तो इंडोनेशिया में हुआ, तो उस सम्मेलन में इन्होंने चाइना को विशेष रूप से इनवाइट किया, भारत का एक जहाज भी भेजा,
और फिर आप कह सकते हो कि चाओ एन लाई आया, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश या बाकी देश चाइना को एक तरह से आउटकास्ट समझ रहे थे। जो कम्युनिस्ट था तो बाकी देश उससे अलग थे, तो चाओ एन लाई नेहरू के पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे छोटा भाई हो, और नेहरू सबसे परिचय करा रहे थे, मिलिए ये है चाओ एन लाई। तो चाइना को वैधता दिलाने में और स्वीकृति दिलवाने में तृतीय विश्व में या साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, या आप कह सकते हो कि बाकी एशियाई देशों में, इसमें भी नेहरू ने चाइना को एक पॉपुलैरिटी दिला के या उसको स्वीकृति दिलवा के उन्होंने एक वहां पर टेक्निकल मिस्टेक ही किया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1900 ये घटना हुई। अब घटना ने, तब तक चाइना भारत के साथ अपना दोस्त होने का बिहेवियर कर रहा था। स्थिति में नाटकीय परिवर्तन तब आया 1959 में, 1959 में तिब्बत ने विद्रोह किया, और तिब्बत का जो बौद्ध आध्यात्मिक नेता थे दलाई लामा, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और तिब्बत ने विद्रोह किया, और तिब्बत ने विद्रोह करके उसे, मतलब एक तरीके से तिब्बत ने विद्रोह करके और आजादी हासिल कर ली, सॉरी, आजादी के लिए विद्रोह किया। और दलाई लामा जब विद्रोह किया तो चाइना ने दमन चक्र शुरू किया। तो जो विद्रोह हुआ तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि भारत विद्रोह को भड़का रहा है और तिब्बत आजादी की बात कर रहा था। तो दलाई लामा अपने पूरे चेलों के साथ वह हिमालय की तलहटी से होते हुए भारत की तरफ भाग आए, और उन्होंने धर्मशाला जो आपको हिमाचल में है वहां पर शरण ले ली। और उसमें उन्होंने, भारत की नीति रही कि शरणार्थियों को भारत वापस नहीं करता है, तो उसने दलाई लामा को स्थापित कर दिया वहां पर, दलाई लामा को रहने की अनुमति दे दी। लेकिन उसने कहा कि समानांतर सरकार दलाई लामा को नहीं बनाने दिया, कहा यह हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। इतने मात्र से ही चाइना खफा हो गया, और चाइना को ऐसा लगा कि भाई ये तो डायरेक्ट हमारी चुनौती है हमारे ऊपर, और इन्होंने विद्रोह फैलाया है। उसके बाद चाइना का नियत खराब होने लगा। उसी समय चाइना का एक्टिविटीज भी संदिग्ध होने लगा। 1959 में चाइना ने एक मानचित्र का प्रकाशन किया, जिस मानचित्र में भारत का 20,000 वर्ग मील भूभाग दिखाया गया, मतलब चाइनीज क्षेत्र में। इस पर भारत ने आपत्ति की कि भाई हमारा भूभाग आप अपने मानचित्र में दिखा रहे हैं, तो इसको मानचित्र में गलती है। तो चीन ने आश्वासन दिया कि देखिए, हो सकता है क्योंकि पुराना जो सरकार चियांग शेक की उसी का मानचित्र है, तो हो सकता है उस मानचित्र में कोई गलती हो, मैं शीघ्र ही इसकी जांच करता हूं, इस गलती को सुधार लूंगा। और फिर 1959 में दोनों के बीच जब काफी तनाव हो गया, तो चाओ एन लाई आया भारत की यात्रा पर। अब चाओ एन लाई जो भारत की यात्रा पर आया तो एक प्रपोजल लेकर आया। उसका प्रपोजल ये था, इधर तुम देखोगे तो ये क्षेत्र है अक्साई चीन, अक्साई चीन का क्षेत्र है। तो चाइना उसको इसलिए चाहता कि अक्साई चीन के माध्यम से वो चाहता था कि हम उधर उसका जो जिंगजियांग क्षेत्र है, तो उधर उसका सेंट्रल एशिया की तरफ उसका मूवमेंट बना रहे। तो उसने प्रपोजल दिया कि देखिए ऐसा है कि आप अगर हमको अक्साई चीन अगर दे देते हैं, तो हम इधर जो ये जो जगह आप देख रहे हो, जो अरुणाचल का जगह जिसको नेफा कहते हो, इधर से हम अपना दावा वापस ले लेंगे। तो नेहरू को ये प्रपोजल बड़ा अजीब लगा, ये हमने स्वैप करने का कि अक्साई चीन आप, तो नेहरू को चाहिए था कि खुद ही इनकार कर जाते, मतलब ये, तो नेहरू ने नहीं माना इसको। नेहरू ने कहा नहीं, भूभाग का कैसे होगा। और फिर हम हमारे अपोजिशन लीडर सब है, जाके उनसे वार्ता करिए। उन्होंने जाके वार्ता करने के लिए अपोजिशन लीडर को, और के नटवर सिंह ने, एक मैंने पढ़ा था उनका ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें के नटवर सिंह उसमें यंग IFS नियुक्त हुए थे, और उन्हीं को उसके साथ लगाया गया था। तो के नटवर सिंह ने अपने मेमोयर में लिखा है कि जो चाओ एन लाई है वो चाओ एन लाई हाथ मतलब एक तरह से को लेकर के नटवर सिंह के साथ मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री जा रहा था, और बाकी नेताओं को पटाने की कोशिश कर रहा था। तो कल होके इंडिया के न्यूज़पेपर में एक न्यूज छाप, मतलब एक कार्टून छाप दिया। उस कार्टून में के नटवर सिंह का, मतलब मैंने विवरण पढ़ा है कि जिसमें चाओ एन लाई का पूरा शरीर इंसान का और गर्दन से ऊपर सांप का दिखाया गया था, और वो जीव उसको निकाले हुए और लपलपाते हुए मिनिस्ट्री में घूम रहा है, वैसा दृश्य दिखाया हुआ था। तो चाओ एन लाई बड़ा खफा हो गया। उसने तो के नटवर सिंह के सामने न्यूज़पेपर फेंकते हुए कहा कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्री यू आर हैविंग, इन दिस कंट्री दे आर नॉट इवन
having the basic decency to how to behave the guest. तो के नटवर सिंह ने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्चुअली दिस इज इंडिया नॉट चाइना, so please here the media is independent, it is not under the government control, so media is independent to print and reprint any news, so I am extremely sorry, I can do nothing in this regard. तो फिर खैर वो हुआ, यहाँ से वो गया। उसके बाद चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी हो गया, धीरे धीरे वो बॉर्डर क्लैश करना शुरू किया। बॉर्डर क्लैश का मतलब हुआ मैंने बॉर्डर को इनक्रोच करना शुरू किया। 1962 में जुलाई में करीब वो थांगला रिज को मतलब इनक्रोच किया, तो नेहरू उसको बहुत गंभीरता से नहीं ली। वह उसमें श्रीलंका जा रहे थे, वो लंदन जा रहे थे, लंदन चले गए। और फिर उसके बाद उसने फिर अगस्त में चलकर गलवान घाटी की तरफ मूव किया। पहले थांगला रिज के 13 पुलिस चौकियों पर कब्जा किया, फिर गलवान घाटी की तरफ इनको जो गलवान घाटी अभी किया था इनक्रोच किया। तो नेहरू उस समय श्रीलंका जा रहे थे, चले गए। और उसमें गलती ये हुई नेहरू से कि हम मिलिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारी आर्मी डिवाइडेड थी, हम तैयार नहीं थे। और के.एम. पनिकर और जो डिफेंस मिनिस्टर जो कृष्णन मेनन थे, उन्होंने उनके दिमाग में भर दिया था कि चाइना अटैक करने का साहस नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं नेहरू की अव्यावहारिकता हुई। नेहरू ने आर्मी को कह दिया कि फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाओ। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि आगे बढ़ के उनको पीछे धकेलो। और आज तक इंडिया, कभी जैसे डोकलाम में भी तो इंडिया पोजीशन लेके बैठ गया, या इंडिया की आज भी पॉलिसी होती है कि चाइनीज जब इनक्रोच करे तो उसके बीच में, हालांकि 2020 वाले में थोड़ा सा इंडियन आर्मी में धक्का मुक्की आपने देखा होगा, इंडिया ने थोड़ा ज्यादा साहस किया 2020 में। नहीं तो अब तक पॉलिसी रही थी चाइनीज वॉर के बाद कि जब चाइना की जब आगे बढ़ने की कोशिश करे तो सामने आप टेंट लगा के खड़े हो जाओ, जब आगे नहीं बढ़ने देंगे तो उसको पीछे धक्का देने की कोशिश मत करो। और नेहरू जबकि चाइना के पास तुम देखते हो मतलब बैटल हार्डेन फोर्सेस था, वो तो सिविल वॉर लड़के तो वहां सरकार बनी थी, तो वहां पर तो एकदम ट्रेंड आर्मी थी और प्रिपेयर्ड आर्मी थी। और हम लोगों की आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी और बिल्कुल से एकदम एक तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। आर्मी भी अभी पार्टीशन के प्रभाव से ठीक से नहीं उबर पाई थी। और बिना मिलिट्री प्रिपरेशन को कह दिया कि फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाओ। फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने से क्या हुआ, 20 अक्टूबर से पूरे चाइना ने एकदम बिल्कुल इधर इस ईस्टर्न बॉर्डर नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पर एक साथ हमला कर दिया। तो ऐसा हुआ कि नेहरू तैयार नहीं थे और नेहरू नर्वस कर गए कि भाई अब हाउ टू टेकल दिस सिचुएशन। उन्होंने 2 लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को और 1 लेटर लिखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके बदले मतलब उनको सहायता या उनको सिंपैथाइज करने के बदले, हालांकि उस समय मैं आपको बता दूं कि जॉन एफ कैनेडी था, थोड़ा उसका अप्रोच लिबरल था, लेकिन फिर भी उसने कुछ न कुछ भारत से पाकिस्तान के मुद्दे पर कॉन्सेशन लेने का मुद्दा उठाया और फिर उसने कॉन्सेशन पाने की कोशिश की। इस प्रकार से तुम देखते हो कि नेहरू के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष नीति का तो जाना निकल गया। एक तरह से समझो तो 1961 में बेलग्रेड में, जैसे कहा जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो निर्मित हुई थी बांडुंग सम्मेलन 1955 में, तो 29 देशों ने उसमें हिस्सा लिया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था। तो बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में तो औपचारिक शुरुआत हुई थी। 1962 में चाइनीज वॉर के समय हमें अमेरिका की गुहार करनी पड़ी कि अमेरिका हमारी मदद के लिए खड़े हो। तो गुटनिरपेक्षता की नीति की तो कहीं ना कहीं जनाजा वहीं निकल गया। और अमेरिका ने चाहा कि इसके बदले जो भारत को हम जो भी सहायता करें उसके बदले हम उसे पाकिस्तान के मुद्दे पर कुछ, क्योंकि पाकिस्तान उसका कोल्ड वॉर में शीत युद्ध का पार्टनर था, कुछ रियायत ले लें। तो नेहरू के लिए बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन था। लेकिन 21 नवंबर चाइना को डाउट हो गया कहीं अमेरिका उसकी सहायता में न उतर जाए, तो 20,000 वर्ग मील उत्तर पश्चिम में जिसको लद्दाख का क्षेत्र कहते हैं, उस पर 20,000 वर्ग मील पर कब्जा करने के बाद वो वहां से अपनी मतलब 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। भारत ने ना तो युद्ध डिक्लेयर किया था, ना युद्ध विराम की घोषणा की। चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। नेहरू को गहरा सदमा पहुंचा और नेहरू ने कहीं ना कहीं कहा कि लगता है कि आई वॉज लिविंग इन द लाइफ ऑफ अनरियलिटी, कहीं हम लोग एक ख्वाब की दुनिया में जी रहे थे और दुनिया की रियलिटी से कटे हुए थे। नेहरू ने एडमिट किया कि हमसे मिसकैलकुलेशन हुआ यहाँ।
तो ये एक नेहरू की पॉलिसी का फेलियर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन इस तरह का फेलियर किसी के साथ हो सकता है, थोड़ा उन्होंने ज़्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच दिखाया, वही गलती हुई। और विशेषकर एक आलोचक ने कहा है कि एक्चुअली नेहरू के साथ क्या था कि अपने विदेश मंत्री नहीं रखते थे, वो विदेश मंत्रालय हमेशा अपने अंतर्गत रखते, क्योंकि विदेश विभाग के एक्सपर्ट थे। तो जैसे कहा जाता है, जब मैं विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जर्मन चांसलर जो बिस्मार्क था वो अपने विदेश मंत्री नहीं रखता था, उसी तरह से नेहरू भी कभी अपने विदेश मंत्री नहीं रखते थे। तो अंत में मतलब विदेश मंत्री में कोई विदेश नीति में कोई उनको काउंटर करने वाला नहीं था। और जो कृष्णन मेनन था वो तो डिफेंस मिनिस्टर था, लेकिन उसको भी वास्तविकता की समझ नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ। तो ये तो हुआ चाइना का। अब आप लोग जिज्ञासु होंगे थोड़ा पाकिस्तान के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने एक मैटर भिजवाया है, आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, हालांकि अब लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी की एरा तक नहीं जाएगा, वो 2013 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें पहली बार वो 1970 के दशक तक गया था, लेकिन अब वो उसने छोड़ दिया है, अब अपनी नीति बदल ली है। देखो, स्वतंत्रता के शीघ्र बाद तो एक तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो गया, आपने देखा। उसके जैसे कश्मीर के मुद्दे पर कई बार ऐसी स्थिति आई कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच समझौता, जैसे 1953 में उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद अली बोगरा, और भारत में नेहरू थे। तो दोनों के बीच बड़ा रचनात्मक वार्ता चल रही थी और लग रहा था कि अब कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी। अमेरिका को लगा कि अगर कश्मीर की समस्या सुलझ गई तो कहीं पाकिस्तान भारत के निकट ना आ जाए, इसलिए अमेरिका ने उसमें और उल्टा उसमें बाधा उपस्थित करके उस वार्ता को खटाई में डलवा दिया। तो कश्मीर पर तो कोई सहमति हो नहीं पाई। सिंधु नदी के जल के बंटवारे, जिस पर अभी आपने सुना होगा कि भारत ने इधर उसको काउंटर किया है, फिर एक बार कहा है कि अब रिवाइज करिए। भारत ने पहली बार कहा सिंधु नदी के जल के बंटवारे वाले को रिवाइज करिए, आपने हाल में पेपर में देखा होगा। उसको एमिकेबली सेटल कर लिया गया 1960 में। तो सिंधु नदी के जल के बंटवारे में भारत ने ही थोड़ी उदारता बरत कर पाकिस्तान को थोड़ा सा ज्यादा देकर ही उस पर समझौता कर लिया, हो गया। अब मुख्य रूप से समस्या आ रही थी कि पाकिस्तान एक आक्रामक नीति, विशेषकर जब अमेरिका का उस शीत युद्ध का पार्टनर हुआ, तो खैर नेटो का मेंबर तो नहीं है, नेटो का तो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज मेंबर हैं, लेकिन एक संगठन बना बगदाद पैक्ट, उसका भी वो मेंबर था, 1955 में बना था। 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया में एक सीटो बना था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी मेंबर बना था। तो उसमें कुछ अतिरिक्त आत्मविश्वास आ गया। और जो जनरल अयूब खान था, वो जनरल अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर था, तो कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो थी नहीं। तो पहले 1965 में उसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, जैसे जवाहरलाल नेहरू का डेथ तो हो गया 1964 में, तो उनका इमीडिएट सक्सेसर लाल बहादुर शास्त्री हुए। और लाल बहादुर शास्त्री जैसा नाम से ही लगता है, शिक्षक टाइप आदमी, लगता था कि विदेश मतलब नीति का उनको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बुद्धिमत्ता दिखाई वो दुनिया को हैरत करने वाली थी। जैसे पहले पाकिस्तान ने उधर कच्छ क्षेत्र में इनक्रोच करना शुरू किया गुजरात के, उस मुद्दे पर तनाव की स्थिति आई, लेकिन ब्रिटेन ने उसमें मध्यस्थता करके उस बात को निपटा दिया। 1965 की बात है। उसके कुछ महीनों बाद वो कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में घुसपैठ ही नहीं किया, पुंछ क्षेत्र में टैंक लेकर, चूंकि अमेरिका से उसको अजय पैटर्न टैंक मिला था और जेट विमान मिला था, तो अत्याधुनिक वेपन्स के बल पर वो अयूब खान बहुत अहंकार में आ गया, कहा हमको इसी तरह टहलते हुए दिल्ली चलना है। तो वो जब वहां से कश्मीर पर अटैक किया तो उसने, देखो पाकिस्तान का गेम प्लान देखो, क्योंकि 1965 में चाइना से इंडिया का वॉर हो चुका था, चाइना उसका एनिमी था, और उस समय वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों हुआ करता, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश 1971 में बना है, आपको याद होगा। तो उसको पाकिस्तान का कैलकुलेशन यह था कि जिस समय हम कश्मीर पर अटैक करेंगे तो उस समय इंडिया आउट ऑफ डिस्परेशन, मतलब हताश होकर वह पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करेगा, और पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो उसने अब बांग्लादेश, उसने बांग्लादेश कहा था, उसमें चाइना को, उसने चाइना से गुप्त संधि कर रखी थी, मतलब एक सहमति बना रखी थी। जिस समय इंडियन आर्मी ईस्टर्न पाकिस्तान यानी
पूर्वी बंगाल की तरफ भेजेगा तो चाइना के बॉर्डर के पास है, तो इस आधार पर चाइना उधर से आप हस्तक्षेप कर देना कि भारत जो यहाँ सैनिक गतिविधि कर रहा है उससे हमारी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री इस मामले में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले और लाल बहादुर शास्त्री ने उस बॉर्डर की तरफ देखा ही नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, और उल्टा उन्होंने आर्मी को कहा कि देखो हम डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ेंगे, हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटैक करेंगे। पूरे नॉर्थ वेस्ट में पंजाब साइड से कहा आर्मी को घुस जाओ, तो पंजाब साइड से आर्मी जो घुसी तो पाकिस्तान नर्वस हो गया, क्योंकि उसको अंदाज नहीं था, वो सोचता था कि वो बंगाल साइड से घुसेगी, और उधर जो कश्मीर में जो उसका ऑलरेडी ड्राइव चल रहा था, तो कश्मीर का ड्राइव बंद करके पाकिस्तान और डिफेंसिव वॉर लड़ने लगा और इंडिया ऑफेंसिव वॉर लड़ने लगा। उसी में इंडियन आर्मी आगे बढ़ने लगी, और सबसे सफलता उसमें एयरफोर्स के, आपने बॉर्डर फिल्म देखा होगा, तो उसमें आप देखते हो कि इंडियन एयरफोर्स, जैकी श्रॉफ का रोल है कि एयरफोर्स रात में अटैक करता है, उस तरह से उसका मतलब बम्बार्डमेंट करके पाकिस्तान को परेशान कर देता है। उसमें मतलब लाहौर के आकाश पर इंडिया के जो विमान है वो मराने लगे। तो लाल बहादुर शास्त्री तब जनता का नाम संदेश कहने आए, उन्होंने कहा कि जनरल अयूब भाई ने कहा था कि हमें इसी तरह टहलते हुए दिल्ली चलना है, और अगर हम ही इसी तरह टहलते हुए लाहौर चले गए तो क्या हुआ। इस प्रकार से खैर स्पष्ट जीत भारत की नहीं हुई, लेकिन भारत भारी पड़ा पाकिस्तान पर। अंत में ताशकंद में दोनों के बीच एक सहमति बनाई गई। सोवियत रूस ने ही मध्यस्थता की, अमेरिका उसमें अलग रहा, सोवियत रूस ने मध्यस्थता की। सोवियत रूस भारत का एक मित्र कंट्री था, लेकिन पता नहीं उसमें सोवियत रूस का झुकाव कैसे पाकिस्तान की तरफ थोड़ा हो गया। और मैंने आपको ताशकंद समझौता का क्लॉजेस दिया है, मैटर में देख लेना। मतलब उसमें मतलब कहा गया कि दोनों अपनी सीमा पर, मतलब दोनों अपने जो 25 अगस्त की सीमा है उस पर, अपनी सीमा पर वापस लौट जाए, और भारत को यह समझौता करना पड़ा कि पाकिस्तान को जो भूभाग भारत ने कब्जा किया था उधर पीओके रीजन में, उससे उसको पीछे अपनी सेना को अपने एक्चुअल बॉर्डर पर हटा लेना है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये बात तो करना पड़ा इनको। लाल बहादुर शास्त्री चूंकि इतना ज्यादा एहसान था इंडिया पर रसिया का कि ना नहीं कर सका, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं उनको गहरा सदमा लगा, और यही वजह है उनका मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वहीं उनका डेथ हो गया। 10 जनवरी को सिग्नेचर हुआ था इस ताशकंद समझौते पर, वहां से उनका डेड बॉडी ही आया। अब आगे इंदिरा गांधी के समय एक दूसरा विकास हुआ। इंदिरा गांधी के समय विकास यह हुआ कि उस समय जैसे देखिए पाकिस्तान की बड़ी अजीब दास्तान है। जैसे इंडिया ने तो चलिए आप लोगों ने देखा कि 3 वर्ष के प्रयास के बाद हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया, लेकिन पाकिस्तान को संविधान बनने में 9 वर्ष लग गए। और 9 वर्ष क्यों लगे, तो पाकिस्तान की नीयत शुरू से ही खराब थी। और पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे सर सैयद अहमद खान थे, तो सर सैयद अहमद खान हमेशा इसी चालाकी में रहते थे कि इंडिया का जो नंबर्स हिंदुओं का ज्यादा है, उन नंबर्स को हम बराबर कर ले ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करके। मतलब वो चाहते थे कि 2 ही वोट हो, एक मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम कौम के लिए, एक हिंदू कौम के लिए। और यही चिंता कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को सताए जा रही थी कि हिंदू मेजोरिटी में है, तो किसी तरह से हमको राजनीतिक समानताओं से मिल जाए। तो हुआ इनके साथ क्या कि जब पाकिस्तान बटा, समझना इस बात को, तो नॉर्थ वेस्ट में जो इनके प्रोविंस थे, अगर पाकिस्तान को देखोगे प्रोविंस को, तो नॉर्थ वेस्ट में जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान का प्रोविंस में कई प्रोविंस थे। जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था एक, पंजाब दूसरा था, बलूचिस्तान तीसरा था, पंजाब सबसे पॉपुलस था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 4 प्रांत इधर थे पाकिस्तान के, और एक प्रांत केवल पूर्वी पाकिस्तान में, वही पूर्वी बंगाल था। लेकिन इन 4 प्रांतों की जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा जनसंख्या अकेला पूर्वी पाकिस्तान के पास थी। अब पाकिस्तान को जो 9 वर्ष संविधान बनाने में लगे, उसमें चिंता यही इनको सता रही थी, अगर चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री तो बन जाएगा पूर्वी पाकिस्तान का। और कहीं ना कहीं वो बंगाली लोगों को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अदरनेस था, उसको दूर समझते थे। पंजाबी लोग चाहते थे हमारा डोमिनेंस बना रहे, कि पाकिस्तान का मतलब ही था पंजाबी, उर्दू और सुन्नी मुसलमान।
तो उनको ये पच नहीं पा रहा था कि कोई बंगाल का प्रधानमंत्री बन जाए। तो पूरे संविधान सभा में 9 वर्ष का जो इतना बड़ा ये हुआ, ये पूर्वी पाकिस्तान को इस बात पर राजी करने का प्रयास करने लगे कि आप अपनी जनसंख्या का नंबर भूल के सीट को बराबर कर लीजिए, पश्चिम और पूरब का सीट बराबर हो। और पूर्वी पाकिस्तान इस बात को पसंद नहीं करता था। और दूसरी बात है, चाहते थे उर्दू को हम राष्ट्रीय भाषा बनाए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहते थे हमारा बंगला क्यों नहीं, तो कम से कम हमारे बंगला को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। तो जब जिन्ना ही गए थे, उसी समय जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कहा था कि आप बांग्ला भूल जाइए और उर्दू सीखिए। तो ये सब मुद्दे होते हुए इसकी लंबी कहानी है। अब आप समझ सकते हो कि भारत में 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ, और 1956-57 में दूसरा चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा चुनाव हुआ, 1967 में चौथा चुनाव हुआ। हमारे यहाँ 4 आम चुनाव हो गए, और पाकिस्तान का पहला आम चुनाव 1970 में हुआ। पहला आम चुनाव, ये थी पाकिस्तान के डेमोक्रेसी का हाल। तो पहला आम चुनाव हुआ, उसमें पाकिस्तान की जो इधर पीपुल्स पार्टी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री था, याहिया खान जनरल था, वो भी सैनिक जनरल था। चुनाव करवाया तो पूर्वी पाकिस्तान में हार गई। अब हार गया तो प्रधानमंत्री बनना था, वहां पाकिस्तान में अवामी लीग के नेता था मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री क्या बनाता, ये तो उतर गया बिल्कुल ही संविधानवाद को ताक पर रखकर सेना भेज दी और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब वही पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हुआ और नजरबंद कर दिया अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान को। अब वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने वहां के बंगाली लोगों को दबाना शुरू किया, तो बंगाली लोग भारत की तरफ भागना शुरू किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भर गए, इधर पश्चिम बंगाल में आने लगे, उड़ीसा में उनकी आने लगे। लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ शरणार्थी भाग के भारत में चले आए। अब इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छी तैयारी की। इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब यही है, तो पहले उसने क्या किया कि पूरी दुनिया को उसने दिखाया कि देखिए हमारे इनका यहाँ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, उस कारण से हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है। मैंने पहले दुनिया को कन्विंस कर दिया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं। और तब मुक्ति बाहिनी सेना जो बांग्लादेश की बनी, उसको भारत ने सपोर्ट किया, सीक्रेट कवर्ट सपोर्ट किया, और कवर्ट ऑपरेशन भी चलाया और पूरी तैयारी होकर जब अब, लेकिन भारत डायरेक्ट कहीं फ्रंट पर नहीं था। पाकिस्तान नर्वस हो रहा था। उसी नर्वसनेस में पाकिस्तान ने 2 दिसंबर को अचानक से इंडिया पर अटैक कर दिया। वही गलती पाकिस्तान ने की। अब तो इंडियन आर्मी तैयार ही थी, 11 दिन में पाकिस्तान को फतह कर लिया। और अंत में यहाँ पूरी पाकिस्तान में 90,000 उसके सैनिकों ने इधर जनरल जीएस अरोरा के सामने समर्पण किया। और ये दुनिया का पहला मिसाल है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर लिखित रूप में दिया। और ये भी एक मैं मिसाल बताता हूं कि जो सेना सरेंडर करती है, पहले उसके हाथों से हथियार ले लिया जाता है, लेकिन जीएस अरोरा ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथ से हथियार नहीं लिए, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर इसका हथियार इनके हाथों से ले लेंगे तो बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ 30 लाख बंगालियों को मारा था उन लोगों ने। और उनमें इतनी अधिक घृणा थी कि हो सकता था कि सारे सोल्जर्स को लिंचिंग कर देती पब्लिक, मैंने उसको नोच डालती। इस डर से विपंस रहने दिया। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो आया शिमला में वार्ता करने इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी तो पहले चाहती थी कश्मीर के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा रियायत ले ले, जो मैंने आपको बताया। जुल्फिकार अली भुट्टो भी मजा हुआ खिलाड़ी था, वो पैकअप करने लगा। उसके साथ बेनजीर भुट्टो, उसकी बेटी भी आई थी। तो अपनी डॉटर ऑफ द ईस्ट में एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा है कि इंदिरा गांधी बार बार उसकी तरफ देखती थी बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो थोड़ा समझ जाती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की आंखों में वो मतलब तेज था। तो उसका ये कहना था कि शायद वह याद कर रही हो कि वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाती थी कभी कभी। उसी तरह जब वो भुट्टो के साथ जो उसकी बेटी को देखा तो उसको अपने दिन याद आ गए होंगे। तो अंत में जब इंदिरा गांधी को लगा कि भाई चूंकि 90,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स इंडिया के कब्जे में थे, 1/5 पाकिस्तान के भूभाग पर कब्जा था, तो कई क्रिटिक्स तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने युद्ध जीत लिया लेकिन शांति हार गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था। जो कंसेशन इंदिरा गांधी ने लिया वो भी कम नहीं था। अब भविष्य में कश्मीर के मुद्दे पर जो भी वार्ता होगी वो कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, बल्कि दोनों के भी द्विपक्षीय वार्ता से तय होगा।
तो मैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देखते हैं कि बांग्लादेश वॉर में ये हुआ। मैंने मैटर भिजवा दिया है, आज भी आपको मैटर भिजवा दिया है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग उस सब को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनिए। पढ़ना आप सीख चुके हैं, और बाकी जब हम आगे जब कोर्स को लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। स्वतंत्रोत्तर भारत आज ही आपका ये जुड़ा है, और इसमें मैंने क्वेश्चन करके भी दे दिया है, उस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। और मेंस के क्वेश्चन पर आगे मैं प्रयास जारी रखूंगा आपके साथ, क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो दूसरा सेगमेंट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से विराम लेता हूँ आपसे, क्योंकि जो मैं विश्व इतिहास शुरू करने वाला हूँ होली के बाद शुरू करूंगा। तब तक आप लोग पॉलिटी पढ़िए, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। जिस दिन मेरा क्लास शुरू होने वाला होगा सूचना मिल जाएगी। बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को विजुअलाइज किया, देखने की कोशिश करता रहा, मैं कल्पना करता रहा कि आप लोग सुन रहे होंगे। आप लोग बहुत सारे गंभीर स्टूडेंट थे, और एमसीक्यू कराने का मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि हमको पता चलता रहा कि आप लोग समझ रहे हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे क्लास को या नहीं समझ पा रहे हैं। इन एमसीक्यू में आप लोग जितना करेक्ट आंसर करते रहे उतना हमको पता चलता रहा। अब मेरा एक साथ ये है कि मैं आपको लिखना बहुत अच्छे ढंग से सिखा दूं, जो आगे होगा। तो कल मेरा क्लास नहीं चलेगा, होली के बाद तब मैं विश्व इतिहास शुरू करूंगा। इसकी सूचना आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर चला जाएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को पढ़ाई की शुभकामना। पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई ढीला मत होने दीजिएगा। आई विल सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।